तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैंने निकहत को उसके स्कूल के गेट पर छोड़ा ही था कि एक अजनबी औरत मेरे करीब आई और बोली, आप निकहत की नई माँ शमीना हो ना? मैंने कहा हाँ। मैं उस अजनबी औरत के अचानक पूछे गए इस सवाल से हैरान थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोली, मेरा नाम साहिबा है और मैंने अपने 6 साल के बेटे का इसी स्कूल में एडमिशन करवाया है। उसकी बेटी निकहत और मेरा बेटा सागर दोनों एक ही क्लास में साथ साथ बैठते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। सागर घर पर पूरे दिन निकहत की ही बातें करता रहता है। कई दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती थी और आखिर आज आप मिल ही गई। साहिबा की बातों को सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरी सौतीली बेटी निकहत की उम्र अभी 6 साल की ही थी, जिसका एडमिशन इस स्कूल में मैंने पिछले महीने ही करवाया था। 1 महीने में ही साहिबा का बेटा और मेरी बेटी अच्छे दोस्त बन गए थे। यह तो मैं भी जानती थी, क्योंकि घर पर मैं कई बार सागर के नाम लेती थी। मैंने कभी निकहत की उस बात पर गौर नहीं किया था। साहिबा की बात सुनकर मैं थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अच्छी बात है कि आप बच्चों की दोस्ती की वजह से आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और यह कि निकहत मेरी सगी बेटी नहीं है, यह बात आपके बेटे ने आपको बताई है? मेरे इस सवाल पर शायद साहिबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, नहीं समीना, दरअसल मैं आपके शौहर रफ़ीक को अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे बहन कहते हैं। कभी वो ओखला में मेरे घर के पास ही रहा करते थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने जाकिर नगर में घर ले लिया। पिछले साल जब रफ़ीक ने मुझसे दूसरी शादी की तो वो मेरे घर शादी का कार्ड देने आए थे और मैं अपने शौहर फुरकान के साथ तुम्हारी शादी के रिसेप्शन में भी गई थी। साहिबा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लेट हो रही हूँ, इसीलिए घर जा रही हूँ। जाकिर नगर में रफ़ीक ने एक फ्लैट लिया हुआ था। यह फ्लैट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर था। घर में मेरी सास भी रहती थी। उन्हें गठिया की बीमारी थी, जिसकी वजह से तीसरी मंजिल से नीचे चढ़ना उतरना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो ज़्यादातर समय फ्लैट के अंदर ही रहती थी। कभी कभी जब माँ को हॉस्पिटल तक ले जाना होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मेरे शौहर अपनी माँ से बेहद प्यार किया करते थे। जब भी उन्हें माँ जी का कहीं ले जाना होता, रफ़ीक उन्हें गोद में उठाकर नीचे तक ले जाते। रफ़ीक सुबह उठकर अपने जॉब के लिए निकल जाते। निकहत को स्कूल तक ले जाना, उसे ले आना, घर का काम मैं खुद ही किया करती थी। निकहत मेरी सौतेली बेटी जरूर थी, लेकिन मैं कभी उसे सौतेला बर्ताव नहीं करती थी। मैं निकहत को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। इस यही वजह था कि निकहत भी मुझ पर भरोसा करने लगी थी। वो कहते हैं ना कि सगी माँ की जगह दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती है। मैं इस बात को झुठला तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने यह ज़रूर सोचा था कि सौतेली माँ के बारे में जो लोगों की सोच है वो मैं ज़रूर बदल दूंगी, और मैं अपने इस मकसद में थोड़ी बहुत कामयाब भी होती जा रही थी। रफ़ीक की बेटी निकहत को मैं शाम को पार्क में भी घुमा लिया करती थी। उसे बढ़िया कपड़े पहनाती और उसके साथ खूब मौज मस्ती करती रहती थी। यह देखकर मेरी सास मुझसे काफ़ी खुश रहती थी। साथ ही रफ़ीक के दिल में भी मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी। रात को जब रफ़ीक घर आए तो तब तक निकहत सो चुकी थी। रफ़ीक ने सोई हुई निकहत के साथ माथे को चूमा और फिर अपनी माँ के पास बैठ गए। मैं उनका खाना हमेशा की तरह उनकी माँ के कमरे में ले गई और वहीं बैठ गई। मैंने साहिबा के सुबह हुई मुलाकात के बारे में बताया तो रफ़ीक ने कहा, साहिबा और उसका शौहर फुरकान बहुत अच्छे लोग हैं। कभी वो मेरे पड़ोस में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं भी काम में इस कदर बिजी हो गया कि उनसे मिलने का फुर्सत ही नहीं निकाल पाया। ऐसा करते हैं कि इस इतवार के दिन उन्हें यहीं खाने पर बुला लेते हैं, कैसा रहेगा?
मैंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह जब निकहत को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो साहिबा से इतवार को दावत के लिए कह दूंगी। अगली सुबह मुझे स्कूल के गेट पर ही साहिबा मिल गई और मैंने उसे इतवार को दावत पर आने को कह दिया तो साहिबा मुस्कुराते हुए बोली, रफ़ीक से कहना कि उसकी बाजी उससे नाराज है। जब तक तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे घर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। शाम को रफ़ीक के घर आने के बाद जब मैंने साहिबा की नाराज़गी वाली बात रफ़ीक को बताई तो वो मुस्कुरा गया और बोला, ठीक है, इस इतवार को हम दोनों ही साहिबा के घर चलेंगे। मैं फ़ोन करके साहिबा को इस बात की इत्तला कर देता हूँ। इतवार के रोज़ निकहत के साथ लेकर हम दोनों मियाँ बीवी साहिबा के घर की ओर निकल पड़े। साहिबा के घर रात की दावत थी। हम लोग समय से पहले ही साहिबा के घर के सामने खड़े थे। घर यह एक छोटा सा मकान था। तंग गलियों से होकर यहाँ तक कि आसानी से पहुँचना भी मुश्किल था। मालूम नहीं साहिबा ऐसी जगह पर कैसे रहती होगी। कुछ ही देर में हम दोनों मियाँ बीवी साहिबा के छोटे से घर में थे। हमें देखकर साहिबा के साथ साहिबा का शौहर फुरकान भी काफ़ी खुश था। निकहत तो सागर को देखते ही खुशी के मारे उछल गई। दावत ख़त्म होने के बाद दोनों बच्चे पूरी मौज मस्ती में करते रहे, खेलते रहे। साहिबा का शौहर फुरकान और रफ़ीक पहले से ही एक दूसरे को बखूबी जानते थे। दावत के दौरान मालूम चला कि साहिबा के शौहर फुरकान की जॉब छूट गई है। खाने के बाद भी हम लोगों की काफ़ी देर बातें होती रही। रफ़ीक और फुरकान बातों में लगे थे। तभी साहिबा ने कहा, शमीना छत पे चलो, मैं तुम्हें अपने छोटा सा बागीचा दिखाती हूँ। रफ़ीक और फुरकान को नीचे छोड़ मैं साहिबा के साथ उसकी छत पर गई, जहाँ छोटी सी जगह में साहिबा ने खूबसूरत बागीचा बनाया हुआ था। रात के वक्त भी कुछ फूल खिले हुए नज़र आ रहे थे। मैंने साहिबा से कहा, साहिबा आपका बागीचा वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं मेरठ में थी तब मैंने भी अपने घर के आंगन में ऐसा ही बागीचा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी शादी हो गई। और मेरी बात को बीच में काटते हुए साहिबा ने कहा, शमीना, रफ़ीक से तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है मैं सब जानती हूँ और तुम बेहद कमज़ोर इंसान हो, यह भी मैं जान गई हूँ। आखिरी लाइन में साहिबा के तल्ख लहजे को मैं समझ न पाई और मैंने कहा, आपकी बात नहीं समझी। साहिबा ने कहा, तुम्हें एक बार अख्तर की मजबूरियों को भी तो समझना चाहिए था समीना, उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी। साहिबा के मुंह से अख्तर का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, साहिबा, उस कमीने के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहते ही साहिबा ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और बोली, शमीना, तुम रफ़ीक के साथ खुश होने का दिखावा करती हो, जबकि सच तो ये है कि तुम भी अख्तर से मोहब्बत करती हो। तुम दुनिया से यह सच छुपा सकती हो लेकिन खुद से नहीं। साहिबा के हाथों से मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सीधे रफ़ीक के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, रफ़ीक, हम लोग लेट हो गए हैं, अम्मी की दवाई भी खिलानी है। साहिबा भी छत से आकर मेरे पीछे ही खड़ी थी और उसने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की और अगले 1 घंटे में हम दोनों अपने फ्लैट पर पहुंच गए। बिस्तर पर आते ही रफ़ीक गहरी नींद सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर गायब हो चुकी थी। साहिबा की बातें मुझे परेशान कर रही थी। 1 साल पहले ही मेरी रफ़ीक से शादी हुई थी। यह रफ़ीक की दूसरी शादी थी और मेरी भी। रफ़ीक और मेरी शादी नहीं बल्कि एक तरह का बदला था। 2 साल पहले रफ़ीक की पहली बीवी नाजो मेरे पहले हस्बैंड अख्तर के साथ भाग गई थी। रफ़ीक और अख्तर चचेरे भाई थे। मेरठ में दोनों का
घर आस पास ही था। अख्तर से मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मुझे रफ़ीक अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपनी छोटी बहन नाजो से उसकी शादी की बात घर में चलाई और नाजो के साथ रफ़ीक की शादी हो गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही रफ़ीक दिल्ली आ गया और जाकिर नगर में जॉब करने लगा और इधर उसकी नई नवेली दुल्हन नाजो उसका इंतज़ार करती रही। जब भी नाजो रफ़ीक के साथ दिल्ली जाने की बात करती तो वो हर बार यही कहता कि दिल्ली में जब तक वो अपना फ्लैट या घर नहीं खरीद लेता तब तक नाजो को दिल्ली नहीं बुलाएगा। नाजो की शादी को 1 साल बीते और इसी बीच नाजो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इसी बीच मेरठ में नाजो का इंतजार और दिल्ली में रफ़ीक का संघर्ष जारी रहा। नाजो और रफ़ीक की बेटी निकहत 3 साल की हो चुकी थी। तीज त्योहार को रफ़ीक 2-4 दिनों के लिए मेरठ आता और फिर दिल्ली चला जाता। मैं भी नाजो को लेकर बेहद परेशान थी। नाजो मेरे पड़ोस में ही रहती थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी सगी बहन नाजो ने अपनी तन्हाइयों का हल निकाल लिया था और उसकी तन्हाइयों का साथी कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर अख्तर ही था। एक दिन दोनों घर से गायब हो गए। 6 महीने तक जब दोनों की कोई खबर नहीं लगी तो मैं मायूस हो गई। महीनों तक मुझे यही समझ नहीं आया कि मैं अपनी बहन की धोखेबाजी पर रोऊं या अपने शौहर की बेवफाई पर रोऊं। इसमें दोष किसका था, अख्तर का या नाजो का? कभी लगता कि सारा दोष रफ़ीक का था। अगर वो अपनी बीवी नाजो से मोहब्बत करता तो नाजो को अख्तर की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर रफ़ीक नाजो को दिल्ली लेकर चला जाता तो फिर मेरी खुशहाल गृहस्थी यूँ बर्बाद होने से बच जाती। अख्तर के लिए मेरे मन से नफ़रत के अलावा कुछ बाकी न रह गया था। 6 साल के शादीशुदा रिश्ते को उसने एक झटके में बर्बाद कर दिया था। यूँ तो मैं रफ़ीक को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, लेकिन अख्तर से बदले की आग में ही मुझे रफ़ीक को करीब ले आई। 1 साल पहले जब रफ़ीक ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने भी रफ़ीक से शादी के लिए हाँ कर दी और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की। मुझे लगा कि जब यह बात अख्तर तक पहुंचेगी तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो नाजो को छोड़कर मेरे पास ज़रूर आएगा। लेकिन रफ़ीक से मेरी शादी को 1 साल बीतने के बाद भी अख्तर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। रफ़ीक से मेरी शादी के वक्त निकहत 5 साल की थी। मुझे शक था कि निकहत रफ़ीक की नहीं बल्कि अख्तर की बेटी है। इसके बावजूद मैं निकहत को अपनी बेटी ही मान चुकी थी। आज साहिबा के मुंह से अख्तर की बात सुनकर मैं हैरान थी। मुझे साहिबा की बात सुननी चाहिए थी। आखिर वो अख्तर को कैसे जानती है? अख्तर के साथ बिताए 6 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था और वक्त के साथ रिश्ते भी बदल चुके थे। वो रफ़ीक कभी मेरा देवर हुआ करता था, अब वो मेरा शौहर था और इन सब के लिए अख्तर खुद ही जिम्मेदार था। साहिबा से मेरी मुलाकात को चंद रोज ही हुए थे, लेकिन मैं रफ़ीक के साथ बोरिंग सी जिंदगी जी रही थी। यह साहिबा कैसे जानती थी? यही सब सोचते हुए सुबह हो गई। सोमवार का दिन था। रफ़ीक उठते ही ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा और मैं भी निकहत को स्कूल के लिए जगाने अपनी सास के रूम में की ओर बढ़ी। तभी रफ़ीक ने कहा, शमीना, कल फुरकान ने बताया कि उसकी जॉब छूट गई है, तो मुझे उसकी हालात पर बेहद दुख हुआ। कभी ऐसा भी वक्त था जब मुझे दिल्ली में कोई नहीं जानता था। तब फुरकान और उसकी बीवी साहिबा ने ही मुझे अपने घर में ज़ोरों से पनाह दी थी। आज वक्त आ गया है कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने कहा,
आपको जैसा ठीक लगे ज़रूर कीजिए। रफ़ीक के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने निकहत को तैयार किया और ख़ुद तैयार होने लगी। उसे लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गई। निकहत को उसकी क्लास में पहुंचाने के बाद मैं वापस स्कूल के गेट तक पहुंची और साहिबा का इंतज़ार करने लगी। साहिबा से मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई तो मैं घर लौट आई। अगले कई दिनों तक मैं स्कूल के गेट पर साहिबा का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्लास में सागर को न रहने पर निकहत भी अब स्कूल जाने से कतराने लगी थी। सुबह सुबह वो स्कूल न जाने की जिद पकड़कर रोने लगी थी। फिर जैसे तैसे मैं उसे स्कूल छोड़ आती। एक दिन मैं निकहत के क्लास में गई और उसकी क्लास टीचर से साहिबा के बेटे सागर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सागर अब इस स्कूल में नहीं पढ़ता। उसके घर वाले कई महीनों से स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। मेरे ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल का दबाव था। पिछले शनिवार को ही मैंने सागर के पेरेंट्स को कॉल कर बुलाया और सागर की माँ आई तो उन्हें प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कह दिया कि अगर स्कूल की फ़ीस भरने की औकात नहीं तो अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाओ। और तब से सागर स्कूल नहीं आया। क्लास टीचर से यह बात सुनकर मुझे साहिबा पर बेहद तरस आने लगा। स्कूल से अपने घर आने की बजाय मैं साहिबा के घर के लिए ऑटो पकड़ कर लिया और जब मैं साहिबा के घर पहुंची तो उसके दरवाजे पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। पड़ोसी में पता किया तो मालूम चला कि कुछ दिनों से पहले ही साहिबा और फुरकान मकान बेचकर चले गए। कहाँ गए यह बात किसी पड़ोसी को मालूम नहीं था। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे जाकिर नगर ले चलो। मेरे चेहरे की बेचैनी को इस वक्त कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। मुझे अपनी अकल पर भी गुस्सा आ रहा था। इतने दिनों से साहिबा मुझे मिलती रही, लेकिन मैं उससे उसका फ़ोन नंबर तक नहीं ले पाई थी। साहिबा को लेकर मुझे रफ़ीक पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो साहिबा और फुरकान को लेकर सिर्फ हमदर्दी भरी बातें ही करता रह गया था। और रफ़ीक के दिल में सच में साहिबा के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी होती तो वक्त रहते दोनों की मदद ज़रूर करता। शाम को जब रफ़ीक घर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। आखिर में मैंने कहा, तुम्हारे पास तो उसका नंबर होगा ही, पूछ के देखो दोनों ओखला छोड़कर कहाँ चले गए। मेरे सवाल पर रफ़ीक मुस्कुराया और बोला, उस दिन जब हम साहिबा के घर दावत पर गए थे तब तुम साहिबा के साथ छत पर चली गई थी। तुम दोनों बात कर रहे थे। नीचे मैं और फुरकान रह गए थे। तब मुझे फुरकान ने अपनी हालात के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब से मैं उन्हें लेकर बेहद परेशान था। मैंने उन्हें बताया भी था कि पिछले हफ्ते ही मैंने फुरकान को गुड़गांव में जॉब दिला दी। गुड़गांव से ओखला आना जाना उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाता था, इसीलिए ओखला वाला प्लाट बेचकर फुरकान ने गुड़गांव में ही फ्लैट खरीद लिया और उसके बेटे सागर का एडमिशन भी वहीं हो गया। अब उनकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी हैं। दोनों बेहद खुश हैं। रफ़ीक की बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी। साथ ही मुझे रफ़ीक पर बेहद फ़ख्र भी हो रहा था। उसने फुरकान और साहिबा के एहसान को चुका दिया था। साहिबा को लेकर मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई थी। मैंने रफ़ीक से कहा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया और मुझे खबर तक नहीं दी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कम से कम मुझे यह बात बता तो देते। बात मेरे पूछने से पहले ही बता दिया होता तो मैं इतनी परेशान तो नहीं होती। रफ़ीक ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन भूल गया। मेरे फ़ोन से साहिबा का नंबर ले लो और उससे बात कर लो। मुझे साहिबा से कुछ और भी बातें करनी थी जो मैं रफ़ीक के सामने नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने साहिबा का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया,
लेकिन रफ़ीक के सामने उसने कॉल नहीं लगाया। अगली सुबह जब मैं निकहत को स्कूल छोड़कर आई तब तक रफ़ीक अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके थे। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपनी सास को नाश्ता देकर उन्हें उनकी सुबह खाली वाली दवाई खिलाई और अपने कमरे में आकर साहिबा को फ़ोन लगा दिया। उधर से आवाज़ आई, आप कौन हैं? मैंने कहा, आवाज़ से पहचानो कि मैं कौन हूँ। साहिबा ने कहा, ओ मैं पहचान गई शमीना, कैसी हो? मैं बोली, अब तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझे बताए बिना ही तुम निकल जाती, ओखला छोड़कर यूं न भागती। साहिबा ने कहा, शमीना मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और मैंने रफ़ीक से तुम्हारा नंबर मांगा भी था तो उसने कहा था कि वो जल्द ही गुड़गांव हमारे नए फ्लैट पर तुम्हें साथ लेकर आएगा। वैसे भी मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैंने कहा, उस दिन अख्तर के बारे में तुम क्या बताना चाहती थी मुझे? तुम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक तुम्हारे मुंह से अख्तर का नाम सुनकर मैं उस वक्त घबरा गई थी, इसीलिए तुम्हारे घर से चली आई। तब से मैं यह जानने के लिए बेचैन हूँ कि तुम अख्तर को कैसे जानती हो। क्या अख्तर तुमसे कभी मिला था? साहिबा ने कहा, शमीना तुमसे मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम आज ही मुझसे शाकेत मेट्रो के पास वाले पार्क में मिलो। मैंने कहा, निकहत को स्कूल से घर लाकर मैं निकल जाऊंगी। वो बोली, ठीक है, जब तुम निकलना तो मुझे कॉल कर देना, मैं भी गुड़गांव से साकेत के लिए मेट्रो पकड़ लूँगी। दोपहर के 3 बज गए थे और मैं साकेत मेट्रो के गेट नंबर 2 के पास वाले पार्क में ही थी। पेड़ की छांव में पड़ी एक खाली बेंच पर मैं साहिबा के साथ बैठी हुई थी और पहले से मुकाबले वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। मैंने समय बर्बाद न करते हुए साहिबा से कहा, साहिबा मुझे घर पहुंचने में भी वक्त लगेगा। रफ़ीक की अम्मी को शाम को दवा भी खिलानी होती है। मैं उनसे बहाना करके यहाँ आई हूँ, इसीलिए जो भी बात है मुझे जल्दी बता दो। साहिबा बोली, क्या तुम रफ़ीक के साथ खुश हो? मैं बोली, साहिबा इस बात से अब क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरे लिए वो एक अच्छा शौहर न हो, लेकिन दुनिया के लिए रफ़ीक एक बेहतरीन इंसान है। उसके दिल में सब के लिए जगह है और मुझे खुशी है कि मैं एक बेहतरीन इंसान के साथ रहती हूँ। साहिबा ने कहा, शमीना तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो और तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं जानती हूँ कि रफ़ीक एक नेक दिल इंसान है और उसने लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बीवी को अपने शौहर से जिस सुख की ज़रूरत होती है वो रफ़ीक तुम्हें नहीं दे सकता। यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। साहिबा पहले ही मुलाकात से मुझे हैरान कर रही थी। मैं यह बात उसके मुंह से सुनते हुए चौंक गई थी और उसकी यह बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी निजी ज़िंदगी की पूरी किताब साहिबा पढ़ चुकी हो। मैंने अपनी हैरानी को जाहिर करते हुए साहिबा से पूछा, साहिबा तुम यह सब कैसे जानती हो? साहिबा बोली, बात 10 साल पुरानी है। तुम्हारा पहला शौहर अख्तर अपनी MBA की पढ़ाई दिल्ली से कर रहा था, तब उसकी तुम्हारे से शादी भी नहीं हुई थी। MBA के दौरान ही अख्तर और मेरे शौहर फुरकान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। MBA फाइनल करने के बाद अख्तर को मेरठ की एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल गई और फिर उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। 7 साल पहले अख्तर अपने भाई रफ़ीक को लेकर दिल्ली आया हुआ था, तब अख्तर की मुझसे शादी हो चुकी थी। रफ़ीक भी दिल्ली से MBA करना चाहता था, लेकिन दिल्ली में रहने के लिए उसके पास कोई ठिकाना था ही नहीं। वो इधर उधर भटक रहा था।
तब मेरे शौहर फुरकान ने अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर अख्तर के भाई रफ़ीक को अपने घर में ही जगह दे दी। साहिबा बीते दिनों में इस कदर खोई हुई थी कि उस समय का अंदाज़ा भी नहीं था। 6 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना था, लेकिन साहिबा से अब तक की बातचीत के दौरान ही 4 बज चुके थे। मैंने कहा, साहिबा मुझे जल्दी घर पहुंचना है, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मेरी पर्सनल बातें कैसे जानती हो और अख्तर इस वक्त कहाँ है। साहिबा ने कहा, मुझे बोलने दो समीना, मुझे रोको नहीं। रफ़ीक के घर में तुम्हें दुनिया का सारा सुख मिलता है, लेकिन तुम्हें वो सुख हरगिज नहीं मिलता जो तुम्हें अख्तर के साथ हासिल होता था। और यह बात मैं इसीलिए अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि जब रफ़ीक मेरे घर में रहता था तब मैंने रफ़ीक के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी और मुझे उसकी हकीकत पता चल गई थी। वो नामर्द है, यह बात मैं जान गई थी। तुम्हारी बहन नाजो रफ़ीक के इसी कमज़ोरी की वजह से उसे छोड़ गई। जब 1 साल पहले रफ़ीक ने तुमसे शादी की तभी से मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आने लगा था और जब तुम मुझे स्कूल पर पहली बार मिली तब से मैं तुम्हें लेकर परेशान रहने लगी और मैं अख्तर से मिली जो शादिक नगर में नाजो के साथ रहता है, जो अब नाजो को लेकर दिल्ली आया हुआ था। उससे मेरी शौहर फुरकान ने ही सादिक नगर में मकान दिलाया था और फुरकान ने ही उसे अपनी कंपनी में जॉब दिलाई। मैंने कहा, अख्तर दिल्ली में रहे या जहन्नम में, इससे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी बीवी के साथ खुश है तो मैं भी अपने शौहर के साथ मज़े में हूँ। जिस्मानी सुख से ऊपर भी कई और चीज़ें होती हैं जिनके सहारे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो साहिबा, मैं जा रही हूँ और आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूँगी। इतना कहकर मैं बेंच पर ही उठी ही थी कि साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और झंझिलाते हुए बोली, शमीना मेरी बात तो सुनती जाओ, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। 2 साल पहले तक अख्तर और नाजो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। नाजो और अख्तर की कार का एक्सीडेंट हुआ। दोनों दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में 2 महीने तक एडमिट रहे। अख्तर धीरे धीरे ठीक हो गया और उसकी हालत ठीक होने लगी। नाजो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। पिछले 2 साल से नाजो बिस्तर पर है। अख्तर उसकी हर तरह से तीमारदारी करता है। उसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम एक बार उससे मिल लो। अख्तर और नाजो की यह हालत सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। अख्तर से मिलने की कोई ख्वाहिश मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलना ज़रूर चाहती थी। मुझे लगा कि इस वक्त अख्तर को नहीं बल्कि मेरी बहन को मेरी ज़रूरत होगी। नाजो ने मेरे साथ भले ही कितना गलत क्यों न किया हो, मैं आखिर हूँ तो उसकी बहन। आखिरी थी मेरी बहन ही ना। दोनों बहनों ने साथ मिलकर बचपन बिताया था। आज मैं इसे हाल में देखने भी नहीं गई तो अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी, जिसने गरीबी और दुखों के बावजूद हमारी परवरिश में कोई कमी कभी नहीं की थी। मैंने साहिबा से कहा, मुझे अभी नाजो के पास ले चलो, मैं रफ़ीक को फ़ोन कर सब कुछ बता देती हूँ, वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। साहिबा ने कहा, रफ़ीक को नाजो के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो शैतान इंसान सब कुछ जानता है क्योंकि उसे नाजो के बारे में सब कुछ पहले से मालूम है। साहिबा की इस बात पर मैं एक बार और फिर चौंक गई। मैंने कहा, अगर रफ़ीक को नाजो के दिल्ली में रहने के बारे में सब कुछ पहले से
मालूम था, तब उसने मुझे यह बात क्यों छुपाई। साहिबा ने कहा, तुम नाजो के घर चलो, वहीं सब कुछ पता हो जाएगा। हम दोनों ने साकेत के बाहर से ऑटो पकड़ा और 6 बजे से पहले शादिक नगर में अख्तर के फ्लैट पर पहुंच गए, जहां मैंने पूरे 3 साल बाद अख्तर को देखा। वो नजरें नीचे किए हुए किसी गुनहगार की तरह मेरे सामने बैठा हुआ था और बगल की बेड पर मेरी बहन नाजो लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। वो पूरी तरह से बिस्तर में समा चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी इस हालत पर मैं भी दुख को न रोक पाई और रोने लगी। इसी बीच रफ़ीक भी पहुंच गया, जिसे वहां देखकर मैं और भी ज़्यादा चौंक गई। अख्तर के घर में साहिबा सभी के लिए चाय बनाने में लग गई। अख्तर को तो कुछ बोल पाने की औकात खो चुका था। तभी रफ़ीक ने मुझसे कहा, शमीना, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से ही हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ने अपने शौहर के जुल्म को झेला है। मेरा बाप ऐसा जालिम इंसान था जो शराब के नशे में मेरी माँ को बुरी तरह पीटता था और उसे अक्सर घर से निकाल देता। वो अपने शौहर के जुल्म से तंग आकर मरना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले ही मेरा बाप कैंसर से मर गया। मेरी माँ ने मेरी खातिर ही सब कुछ झेला था। मैंने माँ के बुरे हालातों को अपनी इन्हीं आँखों से देखा था, इसीलिए मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरी करने की खातिर कुछ भी कर सकता था। मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन माँ की ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने नाज से शादी कर ली। और मैं अपनी कमजोरियों को जानता था, इसीलिए मैंने अपने चचेरे भाई अख्तर को नाजो के करीब जाने के लिए मनाया, ताकि वो नाजो की उन ज़रूरतों को पूरा कर सके जो मैं नाजो को नहीं दे सकता था। लेकिन नाजो ने अख्तर को ही अपना सब कुछ मान लिया और मुझसे हमेशा के लिए नाता रिश्ता तोड़ दिया। और एक दिन दोनों मेरठ छोड़कर दिल्ली आ गए। रफ़ीक की बातों को सुनकर मुझे मर्द जात से नफरत होनी शुरू हो गई थी। रफ़ीक ने अपनी माँ को खुश करने के लिए एक साथ कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। मैंने गुस्से में कहा, जब एक बीवी भाग गई थी और तुम्हें अपनी कमजोरी पता थी, तब तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। रफ़ीक ने कहा, नाजो के जाने के बाद मेरी माँ को बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो बीमार रहने लगी थी और जल्द ही वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मुझे अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी के लिए सपने देखना शुरू कर दी। ऐसी जिद पकड़ ली कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। ऐसे में मुझे लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी से शादी कर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तब मैंने तुमसे शादी की बात की और तुम राजी हो गई। लेकिन तुमसे शादी के बाद मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई और माँ को तुम्हारे साथ खुश देखकर मैं कभी तुम्हें यह सब बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने नज़रों में खुद के गिर चुका था। मैं खुद को अपने आप को जलील होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब मैं और तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। साहिबा चाय लेकर आई, लेकिन मैंने उसकी चाय को छुआ भी नहीं। अख्तर के घर में अब मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बगल में सभी लोग मेरे दुश्मन थे। मैं झट से उठी और वहाँ से निकलकर सीधे जाकिर नगर अपने घर पहुँच गई, जहाँ निकहत और मेरी सास मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब ये दोनों भी मेरे दुश्मन ही नज़र आ रहे थे। मैं अपने कमरे में गई और अंदर से कुंडी बंद कर फूट फूट कर रोने लगी।
अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और सीधे मेरठ के लिए निकल आई। मैंने रफ़ीक को मैसेज कर दिया था कि मैं अब कभी लौटकर दिल्ली नहीं आऊँगी। अपनी माँ की खुशी के लिए किसी और दूसरी औरत को ढूंढ लो। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मैं अपने मायके में अपने भाई और भाभी के बीच रहकर खुश नहीं थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे साथ इतना बड़ा जो धोखा हुआ था, मेरा अपना कोई घर नहीं था, इसीलिए भैया के घर पर रहना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन मैं सुबह उठी ही थी कि शाहिबा का कॉल आया और उसने बताया कि उसकी बहन नाजो का इंतकाल हो गया है। हो सके तो आज ही दिल्ली पहुंच जाओ। मैं दिल्ली ना जाने की कसम खाई थी। मेरठ थी दिल्ली, लेकिन मैं खबर ऐसी थी कि मुझे दिल्ली जाना ही पड़ा। मेरे भैया के लिए तो नाजो पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए नाजो के जनाजे में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। मैं अकेले ही शादिक नगर पहुंच गई और अगले कई दिनों तक मैं साहिबा के घर पर रही। एक दिन मैं साहिबा के फ्लैट की बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी कि साहिबा मेरे करीब आई। साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अख्तर को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए शर्मिंदगी की वजह से वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है। हो सके तो उसे माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पुराने पटरियों पर ले आओ। साहिबा की यह बात सुनकर मैं कुछ न बोली और मेरठ जाने की तैयारियों में लग गई। साहिबा खाना बना चुकी थी, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। मैंने अपने फ़ोन से रेलवे स्टेशन तक के लिए कैब बुक किया और अपना सामान उठाकर निकलने के लिए हुई, तभी साहिबा एक बार फिर से मेरे करीब आई और बोली, तुम्हारी कैब यहाँ पहुँचने से पहले ही रफ़ीक और अख्तर यहाँ पहुँच जाएंगे। कैब कैंसिल करो और मेरठ मत जाओ। मैंने गुस्से में साहिबा से कहा, साहिबा तुम खुद को समझती क्या हो? मैं कोई खिलौना नहीं जो कोई भी मर्द मुझे बहला फुसला कर मुझसे शादी कर ले। मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। मैं उस डस्टबिन को फेंक दे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकती? अकेले ना भी जीऊँ तो मेरी ज़िंदगी में अख्तर जैसा इंसान को कभी दोबारा नहीं आने दूंगी। मैं किसी मर्द के बिना भी जी सकती हूँ। मुझे अब ना तो रफ़ीक जैसे कमीने इंसान की ज़रूरत है और ना ही अख्तर जैसे धोखेबाजों की। मुझे परेशान ना करो साहिबा। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मैं झट से अपना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ मेरी कैब की जगह रफ़ीक की गाड़ी खड़ी थी। जिसमें से रफ़ीक को उतरते देखा तो मैं गुस्से में लाल हो गई। रफ़ीक के साथ अख्तर भी गाड़ी से उतरा। आखिर में जो 2 आदमी गाड़ी से उतरा वो मेरे भाई रिजवान था। भैया के साथ मेरी भाभी भी थी। मेरी कैब कैंसिल हो चुकी थी और हम सभी लोग साहिबा के बड़े से ड्राइंग रूम में बैठकर ये फैसला कर रहे थे कि आखिर जिंदगी को करना क्या है, जीना कैसे है। मेरे भैया भाभी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अब किसी भी सूरत में अख्तर जैसे कमीने को साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उसको कभी अपनाना नहीं चाहती थी। तभी अख्तर मेरे करीब आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो शमीना, मैं अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। अख्तर की इस बात पर मेरा मन किया कि उसे ज़ोर से थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तभी रफ़ीक ने एक पेपर मेरे सामने करते हुए कहा, यह तलाक के पेपर हैं, इसमें साइन कर दो और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो शमीना। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और आखिरकार अख्तर फिर से मेरा शौहर बन चुका है। 1 साल बीत चुके हैं। रफ़ीक की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जाकिर नगर में रफ़ीक अब अकेला ही रहता है। ज़िंदगी में इतने जोड़ तोड़ के बाद भी रफ़ीक को
तन्हाइयों के सिवा कुछ न मिला। निकहत अब 8 साल की हो चुकी है और मेरे साथ सादिक नगर में ही रहती है। मेरी सगी बहन नाजो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साहिबा अब मेरी जिंदगी में मेरी सगी बहन से ज्यादा अहमियत रखती है। कहानी से सीख। रफीक की एक गलती की वजह से समीना की जिंदगी तो उजड़ी ही, साथ ही नाजो की जिंदगी में भी भूचाल आ गया। रफीक की एक गलती से 2 सगी बहनें बर्बाद हो गई। अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए दूसरों की जिंदगियों को दांव पर लगाने का नतीजा हमेशा बर्बाद ही होता है। इतना याद रखे कि अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का हश्र आखिर में रफीक जैसा ही होता है। आखिरकार रफीक को सिवाय तन्हाई के क्या हासिल हुआ? आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप